learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 5th chapter of class 7 science, that is about changes around us, physical and chemical. Today we are going to learn about the different types of physical and chemical changes which takes place around us. So students, they have given you an activity again over here. You must have noticed the different types of changes जो हमारे सराउंडिंग्स में हर वक्त होते रहते हैं. जैसे कि few examples have they given you: melting ice cubes, boiling water, chopping vegetables, making popcorn from corn, cutting a piece of paper, adding beetroot extract to water, burning wood, drying wet clothes, making small balls of dough, rolling small balls of dough into chapatis and any other change you observe. तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में होते रहते हैं. ठीक है, अब हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टूडेंट चेंज होता है. So you have to take a few minutes to think about what kind of change is happening in each case. ठीक है, observe carefully and write down your thoughts in the table. So you must have seen that ये सभी changes में जो difference आ रहा है वो उनकी size, shape, smell या किसी भी other property में आता है, object या material की. ठीक है, चलो. So you notice कि ये जो changes हैं ये हम इन changes को अपने senses का use करके notice करते हैं. यानी कि साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट, इन 5 सेंस का यूज करके आप इन चेंजेस को नोटिस कर पाते हैं. ऑलराइट, चलो. सो अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम. एक सब्सटेंस की अपीयरेंस चेंज हो सकती है लेकिन वो फिर भी सेम रहता है. कैसे? सी, यहाँ पे आपने क्या करा, आपने पहला ऑब्जेक्ट्स बनाए यहाँ पे पेपर से. ठीक है, कुछ फ्यू शीट्स आपने पेपर की ली, उन्हें डिफरेंट शेप्स या ऑब्जेक्ट्स में फोल्ड किया, समवट लाइक दिस. एंड जब आप इन शेप्स को दोबारा से अनफोल्ड करोगे तो आपको सेम शीट ऑफ पेपर वापस मिल जाएगा. राइट, चलो. सेकेंडली, प्लेइंग विद अ बलून. आपने एक बलून लिया, उसको इन्फ्लेट किया, उसके बाद आपने उसकी ग्रिप को रिलीज कर दिया तो वो सारी एयर वापस बाहर आ गई. आपको बलून वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मिल गया. फिर दोबारा से आपने एक अनदर बलून लिया, उसको इन्फ्लेट किया, उसकी ओपनिंग को टाइटली होल्ड किया एंड पिन का यूज करके उसे प्रिक कर दिया. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि आपको दोबारा से यहाँ पे बलून जो है वो वापस मिला as it was before? No, right? Again, थर्ड है यहाँ पे क्रशिंग अ चॉक पीस. एक स्मॉल पीस ऑफ चॉक लेकर आपने उसको पाउडर में क्रश किया. इज इट पॉसिबल कि आपको वो दोबारा से ओरिजिनल चॉक पीस वापस मिल जाए फ्रॉम द पाउडर? ठीक है. सो इन ऑल दीज एक्टिविटीज जो मटीरियल्स हैं लाइक पेपर, रबर ऑफ द बलून एंड द चॉक, वो सेम रहेंगे, ऑल्दो उनकी जो अपीयरेंस है यानी कि शेप और साइज वो चेंज हो रही है. ठीक है, आपको याद हो क्लास 6 में हमने क्या देखा था कि वाटर जो है अपनी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड स्टेट को आप वन फॉर्म टू अनदर चेंज कर सकते हैं. तो इन सभी एग्जांपल्स में ऑल्दो जो है चेंज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मटेरियल कैसा दिख रहा है, उसके अपीयरेंस में भले ही आपको चेंज दिख रहा हो लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का क्रिएशन नहीं हो रहा है. तो ऐसे टाइप्स के चेंजेस जहाँ पे केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है, यानी कि जैसे कि शेप, साइज, स्टेट, इन चेंजेस को व्हाट वी कॉल फिजिकल चेंजेस. ऑलराइट, चल. नाउ अ सब्सटेंस में चेंज. अब एक सब्सटेंस अपीयरेंस में चेंज होता है लेकिन उसके बाद वो सेम नहीं रहता. सो इसके लिए आपने 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर्स लेने हैं या स्मॉल बॉटल्स ऑल्सो यू कुड टेक एंड उनको लेबल करना है A एंड B. फिर उसके बाद आपको टम्बलर A में 1/4 रेगुलर टैप वाटर फिल करना है एंड टम्बलर B में 1/4 लाइम वाटर फिल करना है. फिर सेपरेट स्ट्रॉज का यूज करके फॉर ईच आपको एयर ब्लो करनी है टम्बलर्स में, दोनों ही टम्बलर्स में, वन एट अ टाइम. ऑलराइट, डू नॉट सक इन द वाटर और लाइम वाटर व्हाइल डूइंग दिस. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो जब स्टूडेंट्स आपने एयर को टम्बलर ए में जिसमें वाटर था उसके अंदर ब्लो किया, आपने देखा कि इसमें बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन कोई भी विजिबल चेंज नहीं आ रहा है वहां पे कि भाई वाटर की अपीयरेंस चेंज हुई हो, ऐसा कुछ नहीं दिखा. लेकिन टम्बलर बी में जब आपने एयर को ब्लो किया लाइम वाटर में तो वहां भी बबल्स क्रिएट हुए लेकिन दिस टाइम लाइम वाटर मिल्की और क्लाउडी कन्वर्ट हो गया है. और अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक वाइट सब्सटेंस आपके उस टम्बलर के बॉटम में सेटल हो चुका है. दिस मीन्स वहां पे एक समथिंग न्यू, यानी कि वहां पे कुछ एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है. तो इस टाइप के चेंजेस जहाँ पे 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. सो इस एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड जो उस एयर में प्रेजेंस थी जो आप एक्सेल कर रहे हो,
उस कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाया जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से लाइम वाटर आपको मिल्की दिख रहा था। एंड उसके साथ साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी इस रिएक्शन के दौरान बनता है। सो ये जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, व्हाट डज इट शो कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। एंड प्रोसेस को आप एक छोटी सी केमिकल इक्वेशन के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने उस एयर के थ्रू एक्सेल करी है, विच वी वर ब्लोइंग इनटू दैट टम्बलर। ठीक है, तो ये कंबाइन होकर क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का मिल्की टर्न होना, इसे ऑफनली एक सिंपल टेस्ट की तरह यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। सो नाउ लेट्स ट्राई अनदर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर यूजिंग कॉमन किचन आइटम्स। ठीक है, आपने स्मॉल अमाउंट लेनी है, अराउंड 1 टीस्पून ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब, और उसमें एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, उसमें आप ऐड करेंगे। व्हाट डू यू नोटिस, यू विल लाइकली हियर अ फिजिंग और बबलिंग साउंड। आपको वहाँ पे एक फिजिंग या बबलिंग साउंड सुनने को मिलेगी, एंड ऑल्सो बबल्स का फॉर्मेशन आप वहाँ पे देखोगे। दिस शोज कि वहाँ पे गैस जो है वो रिलीज हुई। अब इसके बाद इस गैस को एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में आपको फिल करना है जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की टर्न हो चुका है। एंड व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द गैस दैट वाज रिलीज्ड व्हेन विनेगर एंड बेकिंग सोडा वर मिक्स्ड। तो वो गैस कौन सी थी स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, जब हमने विनेगर एंड बेकिंग सोडा को मिक्स किया था। सी इफ यू डोंट नॉट हैव टेस्ट ट्यूब, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप इस एक्टिविटी को 2 स्मॉल एम्प्टी बॉटल्स का यूज करके भी कैरी आउट कर सकते हैं, एंड एक फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ का यूज करके। एंड सिंस क्योंकि यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इस प्रोसेस में, तो इसे आप एक केमिकल चेंज कहेंगे, एंड इट विल बी रिटन लाइक दिस कि विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। ओके, चलो नेक्स्ट, सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। सी नंबर 1 वी हैव रस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, रस्टिंग प्रोसेस में जो आपने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर नॉट इन द लास्ट चैप्टर, लास्ट टू लास्ट, दैट वाज द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा था कि एक न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस जिसे हम रस्ट कहते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है रस्टिंग प्रोसेस में। एंड इसकी वजह से रस्टिंग एक केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस यानी कि आयरन ऑक्साइड जो है इस प्रोसेस के दौरान बनी। सेकेंडली कंबशन। सो लेट्स थिंक बैक टू द एक्टिविटी जहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन को उसी सेम चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में एक एक्टिविटी थी जहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया था, राइट। सो कैन यू गेस कि वो एक फिजिकल एक केमिकल चेंज था। तो स्टूडेंट्स, जब आपने एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस मीन्स कि बर्निंग ऑफ रिबन क्या है, केमिकल चेंज है, एंड इस रिएक्शन के दौरान केवल एक न्यू सब्सटेंस ही क्रिएट नहीं होता बल्कि हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये जो बर्निंग है मैग्नीशियम रिबन की, आप उसे कैसे शो करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। सो स्टूडेंट्स, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज कंबशन। एंड जो मटेरियल्स इस रिएक्शन को गो थ्रू करते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहेंगे। ठीक है, वुड, पेपर, कॉटन, कैरोसिन, ऑल ऑफ दीज आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि क्या ऑक्सीजन आपके कंबशन के लिए नेसेसरी है। तो फॉर दैट आपने 2 सिमिलर कैंडल्स ली और उन्हें एक सेपरेट पेट्री डिश में प्लेस किया, ईच ऑफ देम, एंड दोनों कैंडल्स को लाइट अप करना है। अब एक कैंडल को आप एक अपसाइड डाउन ग्लास टम्बलर से कवर कर देंगे एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम इन बोथ द केसेस। आप क्या नोटिस करोगे कि जो कैंडल आपने अनकवर्ड छोड़ी थी वो अभी भी बर्न कर रही है, वेराज जो अदर कैंडल है जिसको आपने ग्लास टम्बलर से कवर कर दिया वो कुछ टाइम बाद एक्सटिंग्विश हो जाएगी। व्हाई डज दिस हैपन? सी, जो कैंडल ग्लास टम्बलर के अंदर है उसने बर्निंग इसलिए स्टॉप कर दी क्योंकि उसको एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर नहीं मिली। ठीक है, एंड दिस शोज कि फ्लेम को एयर की रिक्वायरमेंट होती है टू स्टे लिट। अब एयर का वो पार्ट जो बर्निंग में हेल्पफुल होता है दैट इज ऑक्सीजन। एंड अब आप चाहें तो इसको कंफर्म कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को इन्वर्टेड टम्बलर के अंदर प्लेस करके। एंड इसको टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा लाइम वाटर ऐड करना है पेट्री डिश में। अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न होगा इट शोज कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट है। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनी?
फ्रॉम द कार्बन इन द वैक्स, जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है फ्रॉम द एयर. सो वी कैन कंक्लूड कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर. क्या केवल एयर का प्रेजेंस होना जरूरी इनफ है कंबशन के लिए? सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि कंबशन के लिए एक कंबस्टेबल मटेरियल एंड ऑक्सीजन दोनों ही रिक्वायर्ड है. इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ पेपर, पेपर एक ऐसा सब्सटेंस है जो बर्न कर सकता है, लेकिन आप एक शीट ऑफ पेपर को एयर में अगर रखते हैं फॉर अ लॉन्ग एज वी वांट, तो वो अपने आप से फायर को कैच नहीं करेगा. यानी कि यहाँ पे कुछ और भी नीडेड है कंबशन को स्टार्टअप करने के लिए. सो लेट अस इन्वेस्टिगेट. आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसको पेयर ऑफ स्टोंग से होल्ड करेंगे, एक लिट मैस्टिक को उसके क्लोज लेकर आएंगे एंड पेपर क्विकली फायर को कैच कर लेगा. अब उसके बाद एक अनदर पीस ऑफ पेपर लोगे एंड मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे उसके ऊपर सनलाइट को फोकस करने के लिए. ग्लास को तब तक एडजस्ट करना है जब तक आपको एक स्मॉल एंड एक ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट पेपर पे नहीं मिलता. ग्लास को हमें कुछ देर के लिए स्टेडी रखना है. What you will notice कि आफ्टर अ वाइल पेपर आपका स्मोक करना स्टार्ट करेगा एंड इवेंचुअली इट विल कैच फायर. तो व्हाट डज इट टेल कि समथिंग कैन कैच फायर. कोई भी एक सब्सटेंस फायर तब कैच करता है इवन विदाउट यूजिंग अ फ्लेम. बिना फ्लेम यूज करे भी एक सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है. लेकिन हाउ डज दिस हैपन? सी, जब आपने सनलाइट को पेपर पे फोकस किया, वो हीट अप हो गया एंड जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा पेपर का टेम्परेचर राइज हो गया. ऑलराइट, एंड देन इवेंचुअली धीरे धीरे वो इतना हॉट हो गया कि वो बर्न करना स्टार्ट करने लगा. तो वो जो लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे एक मटेरियल फायर को कैच करता है उसे हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. एंड क्योंकि एक मैस्टिक की फ्लेम ऑलरेडी इग्निशन टेम्परेचर जो है पेपर के उससे हॉट होती है, इसीलिए पेपर आपका इमिडिएटली बर्न जाता है. सो यहाँ से हमने क्या लर्न किया कि एक कंबशन प्रोसेस के होने के लिए 3 थिंग्स आर नीडेड. दैट इज व्हाट? नंबर 1, एक सब्सटेंस जो बर्न कर सकता है जिसे हम फ्यूल भी कहेंगे. सेकेंडली ऑक्सीजन. एंड थर्ड, एनफ हीट सो दैट उस फ्यूल का टेम्परेचर रेज किया जा सके उसके इग्निशन टेम्परेचर का. These 3 things are required for the combustion to take place. Now, can physical and chemical changes occur in the same process? क्या एक same process में physical और chemical दोनों ही changes हो सकते हैं? See, what kind of changes happen when a candle is burning? Let's find out. आपने क्या लेना है? Look at the figure. यहाँ पे ये observe यहाँ पे कर रहे हैं students की किस तरीके से burning candle में changes देखने को मिल रहे हैं. See, this girl is saying कि okay. So this girl is saying wax melts, flows and solidifies in different shape. Alright. पहले यहाँ पे बॉय है, इसने बोला कि वैक्स मेल्ट हो रही है एंड इवेपोरेट हो रही है. ठीक है, ये गर्ल बोल रही थी कि यहाँ पे वैक्स आपकी बर्न हो रही है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. दिस बॉय सेइंग कि मे बी कि विक जो है वो लिक्विड वैक्स को ड्रॉ कर रही है. ऑलराइट. सो इस तरीके से यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जर्वेशंस को एंड सजेशंस जो हैं एक बर्निंग कैंडल के बारे में दे रहे हैं. So students, when a candle burns, remember it, जब एक कैंडल बर्न होती है तो वैक्स आपकी मेल्ट होती है एंड इट इज ड्रॉन अप थ्रू द विक. अब उस हीट की वजह से जो फ्लेम के थ्रू हीट मिल रही है उसकी वजह से वैक्स इवेपोरेट हो जाती है एंड वैक्स वेपर उसके बाद बर्न होके फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. वैक्स की जो मेल्टिंग है वो दोबारा से सॉलिडिफाई होगी एंड इवेपोरेट हो जाएगी. ये सब क्या है? ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं. हाउएवर वैक्स वेपर का बर्न होना वो एक केमिकल चेंज है. दिस मीन्स व्हाट कि एक बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों ही आपके सेम टाइम पर होते हैं. नेक्स्ट, आर चेंजेस परमानेंट? क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं? यानी कि एक बार अगर चेंज एक आ जाता है तो क्या ये पॉसिबल है कि उस ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को उसके ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाया जा सके? सी, if we are able to get back the object or material's original form, the change is said to be reversible. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आते हैं तो वो चेंज आपका रिवर्सिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब आइस मेल्ट होती है तो आप उसको दोबारा से फ्रोज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइकवाइज इस तरीके से वाटर आपका इवेपोरेट होता है तो उसे कूल करके वापस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है. Whereas on the other hand, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपके अनडन होते हैं, यानी कि इन केसेस में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिकवर नहीं किया जा सकता. फॉर इंस्टेंट, वंस वेजिटेबल्स, एक बार वेजिटेबल्स को आपने चॉप कर दिया तो उन्हें वापस से ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं लाया जा सकता. सिमिलरली पॉपकॉर्न को आप वापस से कॉर्न कर्नल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो ये जितने भी चेंजेस आपके सराउंडिंग में हैं उन्हें आप 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 रिवर्सिबल
and the other is irreversible. Next is, are all changes desirable? स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं एंड वो यूजफुल भी. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, फ्रूट्स राइपनिंग, कटिंग फ्रूट्स, कुकिंग फूड, ये सभी डिजायरेबल चेंजेस है. ऑलराइट, लेकिन वही कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हेल्पफुल नहीं होते, जैसे कि आयरन गेटिंग रस्टी, फूड स्पॉइलिंग ड्यूरिंग स्टोरेज, ये सभी अनडिजायरेबल चेंजेस है. हाउएवर, एक चेंज जो कि यूजफुल नहीं होता, एक केस में वो हो सकता है कि अनदर केस में वो हेल्पफुल हो. फॉर एग्जाम्पल, फूड डिकम्पोजिशन. फूड डिकम्पोजिशन यूजुअली अनवांटेड होता है, लेकिन ये यूजफुल हो जाता है जब आप इसे कॉम्पोस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम द किचन वेस्ट. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ चेंजेस डिजायरेबल है एंड कुछ अनडिजायरेबल है. देन सम चेंजेस, अब कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत स्लोली होते हैं ओवर द ईयर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जिससे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट होता है इन द लॉन्ग रन. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रोइंग यूज ऑफ फ्यूल्स. व्हीकल्स में जो फ्यूल्स का ग्रोइंग यूज है, लाइक कार, ट्रेन एंड एयरप्लेन, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली, इस तरीके से पेंट आपका वॉल्स पर ड्राई होता है, वॉल, डोर या फर्नीचर, कहीं पे भी जब पेंट ड्राई होता है तो वो कुछ सब्सटेंसेस एयर में रिलीज करता है, जिससे पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट होता है. नेक्स्ट इज व्हाट सम स्लो नेचुरल चेंजेस. कुछ स्लो एंड नेचुरल चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं. नंबर 1, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो आपने अगर नोटिस किया हो, पाइल्स ऑफ सैंड, सॉइल या स्टोन्स जो आपके माउंटेन्स के बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं, इन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं. बट ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं फिजिकल चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से लार्ज रॉक्स स्मॉलर पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं. टेम्परेचर में वेरिएशंस आने की वजह से, ड्यू टू चेंजिंग वेदर, ट्रीज, आपके ट्री की जो रूट्स हैं वो रॉक क्रैक्स में ग्रो करने लगती हैं. इवन वाटर जो इन रॉक्स के क्रैक्स के बीच में फ्रीज हो रहा है, ये भी रॉक्स को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है. नाउ वाटर या कोई भी सब्सटेंस जो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, वो भी रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके कॉम्पोजिशन में केमिकल चेंजेस आते हैं. ऑलराइट, इन दिस केस यहाँ पे एक रॉक है जिसका नेम है बसाल्ट, जो कि ब्लैक इन कलर है, उसके अंदर आयरन होता है एंड ये एक रेड कलर्ड लेयर की फॉर्म में ओवर द टाइम उसके ऊपर डेवलप हो जाता है. अभी जो रेड लेयर है ये आयरन ऑक्साइड की वजह से बनी है, जो कि रॉक के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से वहां पे बन रही है टू वाटर और मॉइस्ट एयर. एंड ये जो टाइप के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं रॉक्स में, इन्हें हम वेदरिंग कहते हैं. एंड ओवर द टाइम के साथ वेदरिंग जो है उसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. नाउ द लास्ट वी हैव इरोजन. सो हैव यू सीन फाइन सैंड गैदर्ड इन रिवर बेड्स और लेक? इस सैंड आपकी कहाँ से आती है? रॉक्स, पेबल्स एंड सॉइल से आती है, जो आपकी वॉर्न डाउन हो चुकी है एंड अपने ओरिजिनल लोकेशन से कैरिड अवे की जाती है नेचुरल फोर्सेस के थ्रू, लाइक विंड एंड रनिंग वाटर. एंड व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज, दैट इज नोन एज इरोजन. ठीक है, आप एग्जाम्पल इरोजन का गिवन है जो फिजिकल चेंज की वजह से होता है एंड इट इज सीन ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड्स, है ना. तो रॉक्स एंड पेबल्स जो आपके रिवर्स में देखे जाते हैं वो ऑफनली स्मूथ होते हैं कॉन्टिन्यूस इरोजन की वजह से, विच इज caused by flowing water. So जब water flow या wind, जब water का flow या wind slow down होती है such as in ocean और lakes, तो materials जो erosion के through carry किए जाते हैं वो bottom में settle हो जाते हैं. And over the time ये sediments आपके compact हो जाते हैं and new rocks बना लेते हैं. ये सभी changes generally thousands of years में होते हैं and usually irreversible हैं. Alright? चल, the chapter is completed. This was all about the physical and chemical changes, reversible and irreversible changes, desirable and undesirable changes. I hope you must have understood it carefully. Let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to all.